आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। थाना जवा क्षेत्र के अंतर्गत मस्जिद के इमाम फिरोज आलम के साथ पुलिस ने मारपीट अभद्र व्यवहार किया। एक धार्मिक गुरु को मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर जवा थाना पुलिस इमाम और पीछे नमाज पढ़ रहे लोगों को थाने पकड़ कर ले गई। थाना जवा पुलिस पर इमाम ने आरोप लगाया है कि धार्मिक भावनाओं को शब्दों से ठेस पहुंचाई है, वहीं उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया है। एसपी सिटी ने कहा कि सामूहिक नमाज को लेकर कार्रवाई हुई है और मुकदमा लिखा गया है। अगर इमाम तहरीर देते हैं तो जांच कर कार्रवाई ही होगी। वहीं पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्ला ने कहा है कि धार्मिक गुरु के साथ पुलिस का व्यवहार अमान्य है। दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए और मुकदमा लिखा जाए। ऐसा नहीं हुआ तो मुस्लिम समाज के साथ थाने का घेराव किया जाएगा। यह मुस्लिम समाज के इमाम का मामला है। धार्मिक गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे किसी भी धर्म में हो। पुलिस का ऐसा व्यवहार इंसानियत को शर्मसार करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज़। मैं रहने वाला झारखंड का हूँ, गोड्डा ज़िला। मैं इमामत करता हूँ कस्बा जमा मस्जिद में। कल जुमे की दिन अजान के बाद पुलिस आई, मेरे साथ बदतमीज़ी की और आने के बाद माँ बयान की गाली बकने के बाद मुझे गाड़ी में बैठा के ले गए, थाना ले गए। थाना में हवाले के अंदर मुझे बंद करने के बावजूद मुझे दोबारा निकाल के फिर मुझे केबिज में ले जाने के बाद मुझे बहुत बुरी तरह मारा, पटार बजाया मुझे। क्या कह रहे हैं? माँ बयान की गाली बक रहे थे और कह रहे थे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई नमाज़ पढ़ाने की। नमाज पढ़ाई थी आपने? मैं नमाज़ नहीं पढ़ाई थी, नमाज़ तो अभी टाइम भी नहीं हुई थी नमाज की। 1:10 पे आ गई पुलिस, नमाज भी नहीं पढ़े। अब आज आप कहाँ आए? आज मैं यहाँ विधायक साहब के पास आया हूँ। क्या चाहती हैं? मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि हमारी इंसाफ होनी चाहिए। उसकी क्या अधिकार है मारने की। किस तरह का मामला सामने आया है ये जमा का? ये एक मौलाना फिरोज साहब हैं जो वहाँ पर इमाम है, जमा मस्जिद में इमाम हैं। वो उन्होंने कल जुमे की अजान दी। अजान के बाद नमाज की तैयारी हो रही थी। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए, मस्जिद के अंदर आना शुरू हो गए। 15-20 लोग इकट्ठे हुए। पुलिस आई और सबको बुला के ले गई। कोई बात नहीं, जो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए हम उसके नहीं एग्री हैं। ले गई और 144 धारा 144 में और 188 में सबका चालान कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन इमाम को फिर अंदर ले आके जो मारा है उसके पटे मजाया और कहा कि साले नमाज पढ़ेगा, अंदर नमाज पढ़ागा तू। इस तरह की भाषा उन्होंने बोली और उसके साथ पटों पे 10 इधर पटे मारे, 10 इधर पटे मारे और उसको बद्दी गालियाँ दी। अरे नमाज तुम्हारे कहने से हम बंद कर देंगे क्या? अरे नमाज तो हम तो पढ़ते आए, पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह, कि तेरे कहने से बंद कर देंगे नमाज। लेकिन इस तरह अगर हमें बर्दाश्त करने की अगर हमारी क्षमता ख़त्म नहीं होनी चाहिए, यह ख्याल रखना। और ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। मैं किसी भी धर्म गुरु के साथ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के साथ भी कोई अगर बदतमीज़ी करता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। अलीगढ़ कारागार में एटा निवासी ठाकुरदास 30 अगस्त 2019 से अलीगढ़ के जिला कारागार में बंद था। फकराबाद में एक हत्या के मामले में सत्र न्यायालय में ठाकुरदास को 5 अगस्त वर्ष 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसके साथ उसके दोनों बेटे भी जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि सुबह ठाकुरदास जेल में बेटे के साथ घूम रहा था। इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। वहीं उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उसको मलखान सिंह जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालत ज़्यादा गंभीर होने के कारण कैदी को बचाया नहीं जा सका और आजीवन कारावास काट रहे ठाकुरदास की मौत हो गई। इधर कैदी की मौत पर परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वीरेंद्र सिंह, गांव किशोरपुर। अच्छा, ये क्या हादसा हुआ है? कौन है आपके? ये मेरे चचा थे। अच्छा। हाँ, दामाद ने आग लगा दी अपने खुद। वो दोस्त पड़ गए कि ससुरालिया वाले आग लगा गए। इन्हें उनका केस कर दिया। हम लोग गरीब थे, हमको पता नहीं था कि क्या होना है और इन्हें मतलब अपनी पेलीकारी करते रहे हमारे लिए किया। तो कब से जेल में थे ये? 1 साल हो गई। कौन कौन जेल में था? भतीजे हमारे भाई, उनके लड़के दोनों। क्या नाम है? राम बाबू और ज्ञा प्रसाद। अच्छा, फिर? और उनके पिताजी तीनों हैं जेल में। अब ये जेल में ख़त्म कैसे हुए हैं?
और ये हमको पता नहीं है, हमको तो डेड बॉडी की सवेरे मरे की खबर गई है, हमको पता नहीं है कब इन्हें लोगों ने कब करें, भर्ती करें या नहीं करेंगे। मलिखाना में ले गए, कैसा मलिखाना में हॉस्पिटल में। आपको क्या बताया गया है? क्या बताया गया आपको? हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया, हम लोगों को खबर जे फोन गया कि डेड बॉडी ले जाओ अपनी, कि ठाकुरदास खत्म हो गए। पिसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोफा नहर मार्ग पर पुलिस रात में गश्त कर रही थी, तभी सोफा की तरफ से उन्हें एक स्विफ्ट कार आती हुई दिखाई दी। जब उसे टॉर्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी को तेजी से बैक कर लिया। पुलिस ने जब पीछा किया तो सड़क किनारे मिट्टी में स्विफ्ट कार टकरा कर रुक गई और कार में बैठे 3 बदमाश गाड़ी की ओट लेते हुए पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बाद भी बदमाश नहीं माने तो पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें मोनू सचिन गुर्जर गोली लगने से घायल हो गए तो वही मुकेश मौके से भागने में सफल रहा, जिसे खैर पुलिस ने सोफा नहर से गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी सचिन हत्याकांड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। गश्त के और जस्ट चेकिंग के दौरान पिसावा पुलिस से मुठभेड़ हुआ, जिसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी अननोन नंबर की, उसमें बदमाश आ रहे थे। उनको रोका उन लोगों ने, उसमें उनको मुठभेड़ हुआ, उन लोगों ने फायरिंग किया पुलिस पर। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें 2 बदमाश मौके पर घायल हो गए। उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया गया। उनसे पूछताछ की गई तो वो बताया कि कुल 3 लोग थे, जिसमें एक का नाम मोनू उर्फ मंजीत गुजर था, एक सचिन गुजर है जो भाग्य बदमाश था, उसका नाम था ये इसका नाम बोलते हैं ये दलाल करके नाम कोई था, वो भाग गया। उसमें जो है पुलिस ने दोनों को उपचार कराया। उपचार के बाद से इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो पिसावा में मर्डर हुआ था उसमें ये लोग संलिप्त थे। पूछताछ करके इनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद से इनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो बदमाश मौके से फरार हुआ था वो बदमाश खैर थाने में पकड़ गया है, जिसके संबंध में वहाँ पर 25 आर्मसेट का मुकदमा लिखा गया है। तीनों अब दोनों अभियुक्त को खैर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है और 2 अभियुक्त जो पिसावा में पकड़े गए हैं, जो इनकाउंटर के बाद से हॉस्पिटलाइज हैं, इनको हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराने के बाद से जो डॉक्टर की सलाह पर इनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि सभी को पता है, इस वक्त पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। इससे बचाव के लिए तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाका स्थित जिला मुख्यालय के सामने बने नकली पार्क की दीवार के किनारे एक प्रयोग की हुई पीपी किट दूसरी बार पड़ी हुई देखी गई, जिससे लोगों में कोरोना फैलने का भय बना हुआ है। इस मामले पर लोगों ने आपत्ति भी जताई। वहीं पीपीई किट डिस्पोजल करने की जगह वो सड़क पर पड़ी है। इस लापरवाही से वायरस का संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। आपने रोड पर देखी, आपको किस तरह का मानते हैं आप इसको? कोरोना की बड़ी महामारी में ये पीपीई किट जो आदमी से डर रहा है और पीपीई लोग दूसरे को बचाने के लिए लगाई जाती है, अभी यूज करके सड़क पर फेंकी जा रही है, तो इससे बहुत बड़ी लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। पहले भी एक दफा देखी गई थी। हाँ सर, ये पिछले 2 महीने पहले देखी गई थी। ये वही चीज आज फिर दोबारा दोहराई गई है। तो इस विषय में लोगों में एक डर का माहौल है सर, बहुत डर का माहौल है। पता नहीं ये उसका किसी बाई इसी में कुछ हो जो हमें जो गुजर रहा हो उस पर आ जाए, तो एक डर का माहौल है इस किट से फेंकने। तो आप इसमें क्या मांग करते हैं? मांग ये करता हूँ कि ये प्रशासन लापरवाही ना करे, देखभाल पूरा करे। इसलिए बस इतना ही बोला कि प्रशासन पूरा देखे पूरा। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज भरतपुर में धरना विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेसियों ने एकजुटता दिखाने का भरसक प्रयास किया। पहले ये कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आयोजित होना था, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम को सारस चौराहा स्थित प्रताप रेजिडेंसी मैरिज होम में आयोजित किया गया। मैरिज होम में आयोजित हुई इस बैठक में भरतपुर कांग्रेस द्वारा पीसीसी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद शर्मा ने कहा कि भरतपुर की पूरी कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उन्हें अपने पद की मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये धरना
ये जो अपने जो एक बैठक आयोजित की गई थी, धरना प्रदर्शन का आह्वान था। कल हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो हैं गोविंद डोटासरा जी, उनके आह्वान पर कांग्रेस पार्टी एकत्रित हुई थी और कल एक धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम था जो बड़े लेवल पर होना था, लेकिन उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए उसकी संख्या कम करते हुए 50 कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करनी है एवं 5 या 10 कार्यकर्ता जो भी अपने संबंधित अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर महोदय या अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, उनको ज्ञापन देना है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी जो भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र रच रही है, संवैधानिक जो मूल्य हैं उनका हनन कर रही है, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप जो शक्तियाँ लगी हुई हैं कांग्रेस पार्टी को हराने में, जो भारतीय जनता पार्टी कल तक कह रही थी कि कितने आदमी हैं, कितना क्या है, फ्लोट पे आके पता चल जाएगा, फ्लोट टेस्ट कराइए। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जल्द ही कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ करेगा। प्रोफेसर मंसूर ने कहा कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायक सिद्ध हुई है, परंतु प्लाज्मा दान करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक यह है कि वे शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ तथा कम से कम 17 वर्ष की आयु का हो। प्लाज्मा दान करने वाले व्यक्ति की लंबाई तथा वजन के अनुरूप उसके शरीर में उपलब्ध रक्त की मात्रा के हिसाब से प्लाज्मा दान लिया जाएगा। कुलपति ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को सरकार ने कोविड-19 लेवल 2 अस्पताल की मान्यता प्रदान की तथा इस अस्पताल में अब तक 40,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिसके लिए 2 RT-PCR मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ JNMC अस्पताल में विभिन्न विभागों द्वारा नॉन कोविड मरीजों के लिए टेली मेडिसिन व्यवस्था के अंतर्गत चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इससे किस तरीके से पेशेंट को फ़ायदा होगा? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो है एक बहुत ही कारगर जो है ये साइंटिस्टों ने कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इस पर रिसर्च के ज़रिए से पता किया है। इसमें यह है कि अगर कोई कोविड पेशेंट है जो एक बार कोरोना के उसमें आ गया चपेट में, तो वो अगर जो है एक बार मतलब इन्फेक्ट हो गया, उसके बाद अगर वो लगातार 14 दिन तक वो निगेटिव रहा, उसके बाद कोई कभी पॉजिटिव नहीं रहा, तो उसका एक बार अगर इन्फेक्शन होने के बाद जिस्म में अगर एंटीबॉडी इसके खिलाफ बन गई, तो फिर अगर कोई दूसरा पेशेंट इन्फेक्ट हुआ कोविड का, तो पहले दूसरे दिन ही उस एंटीबॉडी का हम प्लाज्मा चढ़ा करके दूसरे मरीज़ का हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। रविवार की सुबह मथुरा राया मार्ग पर सूरज नहर के समीप ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉला में पीछे से आ रहे कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक सरदारगढ़ का रहने वाला था और उसकी उम्र 35 साल थी। जैसे ही इस हादसे की सूचना इलाका पुलिस को लगी, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना के संबंध में वहां मौजूद एक व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा नाम जगवीर सिंह है सर। अच्छा जगवीर सिंह जी, बताओ यहाँ क्या घटना हुई है? यहाँ हुआ है साहब एक्सीडेंट। काय में हुआ है? ट्रैक्टर में पीछे से टाटा वाले ने ट्रैक्टर में एक्सीडेंट मारा है। तो क्या स्थिति है? स्थिति यह है, मौके पर घटना स्थल पर हमारे गांव सरदारगढ़ के राजवीर सिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। क्या आपने पुलिस वगैरह को सूचना दी इस मामले की? पुलिस घटनास्थल पर कोई सूचना नहीं दी, अपने आप पुलिस ही आ गई। तो गाड़ी पकड़ गई, क्या हुआ? गाड़ी पकड़ गई, गाड़ी को पुलिस हिरासत में ले गई। क्या कोई इसमें गिरफ्तार भी है? गिरफ्तार कोई नहीं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।